पैटर्न ऑफ द रिबेलियन। एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसको हम अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, म्यूटिनी, रिवोल्ट, रिबेलियन, अपराइजिंग। ओके, ये सब हम रिवोल्ट के लिए ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ रिवोल्ट। अब सबसे पहले म्यूटिनी शुरू कैसे हुई, ठीक है। देखिए, जो सिपॉइज थे उन्होंने एक सिग्नल दिया। सिग्नल क्या था? शाम को एक सिग्नल क्या था? फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन। एक इवनिंग गन मतलब एक एक इवनिंग गन का मतलब ये है कि एक स्पेशल साउंड होती है कि 2 बार गोली चलाए 3 बार, वो आई डोंट नो दैट, बट ऐसे इवनिंग गन का एक स्पेशल साउंड होता है। और साउंडिंग ऑफ द ब्यूगल, ब्यूगल जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्रम्पेट जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो सिपॉइज ने क्या करा, शाम को ये इस तरीके से एक सिग्नल दिया, और इसके बाद सभी लोगों को ये समझ आ गया कि यार अभी म्यूटिनी जो है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, बेल ऑफ आर्म्स सीज कर लिए। बेल ऑफ आर्म्स से मतलब है कि जितने भी वेपन्स, जितने भी आर्म्स, अम्यूनिशंस, मतलब बेल ऑफ आर्म्स एक जगह है जहाँ पर ये सारी वेपन्स जो है इनको स्टोर किया जाता है। तो जितनी भी वो जगह थी जहाँ पर ये सब वेपन्स को स्टोर किया गया था, उसको उन्होंने लूट लिया। और ट्रेजरी लूट ली, मतलब जो कंपनी के जो रिसोर्सेज थे, पैसे थे, जितने भी वो चीज़ थे, उन सब चीज़ों को लूट लिया। तो उन्होंने अटैक करा, लूट लिया, और ये सब चीज़ें सबसे पहले स्टेप में कर दिया। उन्होंने सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक कर दिया, रिकॉर्ड रूम्स हैं, पुलिस स्टेशन है, जेल है, वगैरह है, हर जगह रिकॉर्ड कर दिया। सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को, जितने भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे, उनको जला दिया, उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और उनका टारगेट क्या था, ये 1857 के रिवोल्ट में उनका टारगेट क्या था? जो भी चीज़ वाइट मैन से, मतलब जो भी वो ब्रिटिशर्स, कंपनी वाले, वाइट मैन जो भी उनसे कनेक्टेड था, उन सब चीज़ों को उन्हें डिस्ट्रॉय करना था। चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड हो, उनके घर हैं, उनके बंगलोज हैं, उनकी दूसरी प्रॉपर्टी है, उन सभी चीज़ों को उनको डिस्ट्रॉय करता है। वो डिस्ट्रॉय करते हुए चले गए, ठीक है। और इस टाइम पे 1857 के रिवोल्ट में हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देखने को बहुत कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके रीजंस आगे जो रिवोल्ट के हैं उसकी वजह से आगे हम पढ़ेंगे जिसमें, ओके। तो हिंदी में, उर्दू में, पर्शियन में ऐसे प्रोक्लेमेशंस पुट अप करे गए सिटीज़ में, जिसमें सबको, हिंदू और मुस्लिम को मिल के बोल रहे हैं कि उठो, और फिरंगियों को, तो यह फिरंगी, हम क्यों बार बार वाइट मैन का यूज़ करें? क्योंकि उस टाइम पे फिरंगी जो था, फिरंगी मतलब जो बाहर से आता है, तो फिरंगी वाइट मैन को अटैक करने के लिए और उनको उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये प्रोक्लेमेशन जैसे हिंदी में, उर्दू में, पर्शियन में, हर जगह प्रोटेक्ट किए गए, ठीक है। अब सिपॉइज के साथ साथ ऑर्डिनरी लोग जो है, जो कॉमन पीपल है, वो लोग भी रिवोल्ट में उन्होंने भी ज्वाइन किया, ठीक है। और जैसे जैसे वो ज्वाइन करते गए, वो उनका अटैक बढ़ता गया, उसका एक्सपेंशन होता गया, वाइट मैन है, घर, बंगलो, गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े बड़े टाउन्स में तो मनी लेंडर्स को भी वो लोग टारगेट कर रहे थे, क्योंकि ये है कि जो मनी लेंडर्स हैं उन्होंने भी ऐसा देख रहे थे कि जो, अब देखिए, जो रिवोल्ट कर रहे हैं वो कौन है? सिपॉइज, द कॉमन मैन, जो गरीब, जो पुअर है, जो थोड़ा सा मिडिल क्लास आदमी है, वो ये रिवोल्ट कर रहा है, वो इस रिवोल्ट का हिस्सा है। तो उनकी ग्रीवेंस सिर्फ फिरंगीज के खिलाफ ही नहीं। अब हमको पता है कि कैसे बंगाल में, हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे ज़मींदार जो है वो उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, ज़बरदस्ती रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, या कैसे पहाड़ या संथल्स जो है वो मनी लेंडर्स उनसे ले रहे थे, या ज़मींदार उनसे अपनी लैंड ले रहे थे। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो जो कॉमन मैन है वो सिर्फ फिरंगियों को ही नहीं, बाकी उन सभी लोगों को अटैक करा था जो उन्हें लग रहा था कि उनको अप्रेस कर रहा है, जिसमें कि रिच मनी लेंडर्स हो गए, लैंड लॉर्ड्स हो गए, ये सभी लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। और पेजेंट्स को, मतलब जो ये लोग थे ना, जो कॉमन मैन थे, उनको ऐसा लग रहा था कि जो रिच लैंड ओनर्स हैं, या जो ज़मींदार, जो मतलब जितने भी जो उनको कर रहे हैं, वो सिर्फ उनको अप्रेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनको दबा नहीं रहे, बल्कि वो ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए हैं, फिरंगियों के साथ ही रहा है ये। तो उन सभी लोगों को भी ये लोग अटैक कर रहे थे, उनके घर लूट लिए, तबाह कर दिए बंगलोज वगैरह में। और फटाफट ये रिबेलियन जो है वो बहुत बड़ी सिटीज़ में, पार्ट्स में जो है वो इंडिया के क्विकली, लाइक फायर जैसे फैलता है ना, वैसे वो फैलता गया, ठीक है। और एक जनरल डिफाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ अथॉरिटी और हायरार्की, मतलब इस रिबेलियन में एक टारगेट था, मतलब सिर्फ रिच लैंड ओनर, कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ उन्हें लगे कि यार अथॉरिटेटिव है, जिसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो उनका टारगेट था। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये अपनी पावर का मिसयूज़ करके हमें दबा रहे हैं, हमें डेवलप नहीं होने दे रहे हैं, हमें सप्रेस करके रख रहे हैं। तो एक जनरली जिस भी पोस्ट पे उन्हें दिख रहा था कि यार पावर है, हायरार्की है, कि भाई
ज़मींदार हो गया या फिर रिच लैंड ओनर हो गए, जोतेदार हो गए, जितने भी उनको ऐसे लगे जो उनको सप्रेस कर रहे हैं, उन सभी लोगों को उन्होंने अटैक किया। तो वो सभी उनके टारगेट थे। मई और जून के मंथ में देखिए, मई 10 मई को ये शुरू हुआ मीरठ से, 11 मई को ये दिल्ली पहुंचा। तो मई और जून में ब्रिटिशर्स कुछ कर ही नहीं पाए बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट लाइक शेकन। ये फर्स्ट टाइम हुआ था 17th सेंचुरी में, इन द ईयर 1600 समथिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट टाइम इंडिया में आ गई और उसने अपनी इस्टेब्लिश कर लिया यहाँ पे। एंड 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। ओके 1757 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। और इन दोनों बैटल्स के बाद बंगाल के ऊपर उनका ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया, राइट। तो इसके बाद से मतलब 1800 तक के ईयर्स तक, 1810 तक बहुत सारे और एरियाज में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आ चुका था। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि ब्रिटिशर्स को एकदम से झटका लगा था कि लोग उनको इस तरीके से अटैक कर रहे हैं और इस तरीके से उनको लूटा जा रहा है और ये सब कर रहा है। तो ब्रिटिशर्स के पास तो और कोई चारा नहीं था, मतलब वो तो बस अपनी और अपनी फैमिली वालों की जान बचा रहे थे। ओके और यहाँ पर ये एक फ्रेज यूज़ किया गया है कि ब्रिटिश रूल एज वन ब्रिटिश ऑफिसर नोटेड कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। जैसे हम दोनों ताश के पत्तों का एक घर टाइप बनाते हैं ना, तो कैसे एक जरा सा वो होता है पूरा के पूरा वो पत्तों का बिखर के गिर जाता है। तो उसी तरीके से ये पूरा ब्रिटिश रूल जो उन्होंने सेटअप किया था, जो इतना एडमिनिस्ट्रेशन किया था, वो एक बार में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। ऑफिशियल्स, रिकॉर्ड्स, बिल्डिंग्स, जितने मॉन्यूमेंट्स वगैरह गवर्नमेंट के, ब्रिटिशर्स के जितना उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, वो सबको ये म्यूटिनीज ने टारगेट करा। यहाँ पर ये एक बार ये देख लेते हैं, इमेज फिगर देख लीजिए। ऑर्डिनरी पीपल जॉइन द सेपॉइज इन अटैकिंग द ब्रिटिश इन लखनऊ। देखिए ये ऑर्डिनरी लोग भी हमें देखने को मिलते हैं, सेपॉइज भी है, ये ब्रिटिशर्स भी है। ये जो पिंक बॉक्सेस हैं, वैसे तो ये टर्म्स बहुत ईजी, आप एक बार रीड करेंगे आ जाएगा, बट स्टिल इफ़ यू वांट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इन पिंक और अदर एक्स्ट्रा बॉक्सेस को एक्सप्लेन करते हुए एक और वीडियो आपको सभी चैप्टर्स का बना दूँगी। ये सोर्स पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, व्हाट हैपेंड इन द सिटीज़ ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ द रिवोल्ट। कैसे हुआ, क्या हुआ सिटीज़ में, उनकी नॉर्मल लाइफ कैसे अफेक्ट की गई। तो ये रिपोर्ट्स है अलग अलग सिटीज़ से, जिसमें हमें उनकी रूटीन के बारे में पता चलता है। और ये दिल्ली उर्दू अखबार, ये यहाँ इसमें ये रिपोर्ट्स पब्लिश की गई थी 14 जून 1857। रिवोल्ट स्टार्टअप हुआ 10 मई को हुआ और ये 14 जून की बात है, मतलब ऑलमोस्ट अ मंथ कंप्लीट कर लिया था रिवोल्ट में। अब देखिए सेम थिंग इज ट्रू फॉर वेजिटेबल्स एंड साग स्पिनच जो होता है, पालक। पीपल हैव बीन फाउंड टू कंप्लेन दैट इवन कद्दू एंड बैंगन कैन नॉट बी फाउंड इन द बाजार्स, क्योंकि इतना तबाही हो गई थी, इतना रिवोल्ट की वजह कि ये ऐसी सिंपल कद्दू और बैंगन जैसी सब्जियां भी बाजार में नहीं मिल रही थी। Potatoes are even available as stale and rotten variety stored from before by far-sighted कुंजर्स। ठीक है, तो कुंजरास कहने का मतलब ये है कि सभी लोग इतना परेशान हो गए थे ब्रिटिश रूल से और वो इतने ज़ोरों शोरों से रिवोल्ट में हिस्सा ले रहे थे, जो कॉमन मैन है। ओके ये हम बात कर रहे हैं रिवोल्ट की। इस रिवोल्ट की सबसे बड़ी बात है कि इसमें कॉमन मैन, पेजेंट्स, इन लोगों का योगदान है। जो रिच एंड एलीट एजुकेटेड क्लास जो है, उन्होंने इस रिवोल्ट में हिस्सा नहीं दिया। इनफैक्ट वो ब्रिटिशर्स का एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना इज़ अ गुड थिंग। तो ये हमें जितना भी इफेक्ट दिख रहा है इस रिवोल्ट का, वो हमें कॉमन लाइफ में दिखेगा, कॉमन मैन की लाइफ पे दिखेगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं कि कॉमन मैन मतलब जो पेजेंट्स है, फार्मर्स है, सब्जियाँ नहीं मिल रही है, जो सब्जियाँ मार्केट में मिल भी रही है वो सड़ी हुई है। और वो सड़ी हुई सब्जियाँ कैसे हैं कि जो पहले से वो सब्जी बेचने वालों ने, उगाने वालों ने स्टोर करके पहले की रखी होगी तो वही बेच रहे हैं। ठीक है, और जो गार्डन्स है सिटीज़ में, उनकी भी कंडीशन पुअर है। वहाँ से जो उगरा है वो भी सिटीज़ तक पहुँच नहीं पा रहा है। और मतलब जो गरीब है और जो मिडिल क्लास है वो तो मतलब सिर्फ देख सकते हैं और अपने होठ चाट सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा उन्होंने एक फ्रेज दिया है। समथिंग एल्स दैट नीड्स अटेंशन, जो कि लोगों को बहुत डैमेज कॉज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितनी कॉमन चीज़ें जो एकदम से हमें दिमाग में नहीं आती है कि क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। जो शुरफाज है, शुरफाज मतलब जो रिच एलीट क्लास, जो मतलब है ना बिल्कुल ही रिस्पेक्टेबल से मैनर्ड क्लास जो थी, जो लोग थे, उनको देखा जा रहा है कि वो मतलब लोगों ने
उनके नौकरों ने पानी तक भरना बंद कर दिया है। तो वो अपने कंधों पे पानी उठा के लेके जा रहे हैं कि जितना उनको घर में पीने के लिए, कुकिंग वगैरह के लिए नेसेसरी है, जितना कम हो सके वो उतना उतना बस ले लेके जा रहे हैं। तो कंडीशन ये हो गई थी कि लोगों ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था, कि जो शुरफा, जो मतलब जो बिल्कुल रिच एलीट मैनर्ड वाली क्लास जो होती है ना, उनको ये काम खुद से करना पड़ रहा था। ओके, जो हलाल खोर्स होते हैं, राइट, यस, have become haram khors, and many mohallas have not been able to earn for several days, and if this situation continues, then decay, death and disease will combine together to spoil the city's air, and epidemic will spread all over the city and even to areas adjacent and around। मतलब वो यही कह रहे हैं कि जो जितने भी जितने भी वो थे कि जो रिच एलीट मैनर्ड वाली क्लास जो थी, अब वो कुछ उनको ना मिल रहा है, कुछ अर्निंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल बंद है, स्टैंड स्टिल टाइप पर आ गया है। और अगर ये कंटिन्यू रहा तो फिर डेथ, डेके एंड सिटी जो डेथ, डेके एंड डिजीज जो है वो पूरे सिटी को कवर कर लेगी एंड ऑल दैट। सो ये था कंडीशन उस वक्त। अब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे, मतलब देखिए, एक सिमिलैरिटी थी जो अलग अलग जगहों पर ये रिवोल्ट हुआ था, उसके बीच में एक सिमिलैरिटी थी, ठीक है, कि उसकी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन थोड़ा बहुत कहीं पर सेम था। कैसे था? एक बात तो क्लियर थी कि सिपॉइज के बीच में एक कम्युनिकेशन था, मतलब जो अलग अलग जगह पे सोल्जर्स है, मीरठ, लखनऊ, बरेली, दिल्ली, जहाँ पर भी ये सोल्जर्स वगैरह रिवोल्ट कर रहे हैं, तो देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये रिवोल्ट शुरू किसने किया? सोल्जर्स ने। और उसका रीज़न क्या था? ये रीज़न यही था कि जो हम ये कार्ट्रिजेस का जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि वो काउ फैट, पिग फैट वाला, वो उसका रीज़न था। तो उसे ध्यान में हमें रखना है कि ये शुरू हुआ था, सोल्जर्स ने करा था। इसके बाद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, कॉमन मैन है, उन्होंने आके इसको ज्वाइन किया था। तो जो लीड मतलब एक तरीके से कर रहे हैं, जिससे हुआ है, वो है वो सोल्जर्स, सिपॉइज। तो ये देखने को मिलता है कि सिपॉइज के बीच में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन था अलग अलग एरियाज में, ठीक है। After the 7th Awadh irregular cavalry, उन्होंने had refused to accept the new cartridges in early May. They wrote to the 48th Native Infantry that they had acted for the faith and awaited the 48th orders. Sepoys or their emissaries moved from one station to another, people were just planning and talking about the rebellion. तो 7th Awadh irregular cavalry जो है, कहाँ से हुआ था रिवोल्ट चालू? 10 मई को मीरठ। मीरठ कहाँ पर है? अवध में। तो 7th अवध इरेगुलर कैवलरी जो एक ग्रुप है, मतलब एक सिपाही ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप है, उसका नाम है, और कैवलरी। और इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हम ये कार्ट्रिजेस को हम नहीं ले सकते, इनको यूज़ में हम नहीं लेंगे, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने ये इस चीज़ के लिए लिखा भी था। 48th नेटिव इन्फेंट्री उनका एक थोड़ा सा हायर ग्रुप था जो थोड़ा सा इनको लीड करता था, तो उसको उन्होंने लिखा था, मतलब उनको उन्होंने कंप्लेन भी करी थी कि मतलब ये जो उन्होंने करा है रिबेलियन, ये उन्होंने किसके लिए करा है? अपनी फेथ के ऊपर। वो उनका रिलीजन था, उनका धर्म था, उनका फेथ था कि वो काउ एंड पिग फैट ये लोग कंज्यूम नहीं करेंगे। और उन्होंने वेट किया था कि एक बार 48th नेटिव इन्फेंट्री उनको ऑर्डर देगी, तब उसके ऊपर वो एक्ट करेंगे। तो ये हुआ था कि 48 फिर इन्फेंटिव मतलब 48 नेटिव इन्फेंट्री ने ऑर्डर दे दिया था कि हाँ ठीक है, अब चीज़ें जो है वो बाहर निकलती जा रही है, इट्स लाइक टू मच, तो अब रिबेलियन हो जाना चाहिए। ये सोर्स पढ़ लेते हैं, सिस्टन एंड द तहसीलदार, ठीक है। Context of the communication of the message of revolt and mutiny, the experience of Francis Siston, a native Christian police inspector in Sitapur, is telling he had gone to Saharanpur to pay his respects to the magistrate. Siston was dressed in Indian clothes and sitting cross-legged. A Muslim Tehsildar from Binjore entered the room. Upon learning that Siston was from Awadh, he inquired, "What news from Awadh? How does the work progress, brother?" Playing safe, Siston replied, "If we have work in Awadh, your highness will know it." The Tehsildar said, "Depend upon it, we will succeed this time. The direction of the business is in able hands." The Tehsildar was later identified as the principal rebel leader of Bijnor. देखिए यहाँ कितना एक इंसिडेंट यहाँ पर शेयर होता है कि फ्रांसिस सिस्टन जो है वो एक एक फिरंगी होते हैं, बट एक क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं। और वो सीतापुर में एक उनकी नौकरी होती है, पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं सीतापुर में। लेकिन है ना, वो सहारनपुर अपनी मजिस्ट्रेट से मिलने के लिए, अपने हायर ऑफिशियल से मिलने के लिए सहारनपुर जाते हैं, और वो ड्रेस करते हैं एज इंडियन, जो उस वक्त इंडियन धोती वगैरह जो भी टाइप की उनकी ड्रेस कोड थी वो पहन के, और ऐसे क्रॉस एक मतलब आलती पालती बना के जैसे इंडियंस बैठते हैं वैसे बैठे हुए थे।
तो एक मुस्लिम तहसीलदार आते हैं और उनको मिस्टेक कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये कोई इंडियन ही है, वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि ये एक क्रिश्चियन है। तो मुस्लिम तहसीलदार उनसे पूछते हैं कि अवध से क्या खबर है, प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। तो अब सिस्टम को पता होता है कि अगर उनको पता चल गया कि क्रिश्चियन है तो फिर उनके लिए भारी पड़ सकता है, उन पर रिवोल्ट, मतलब उनका टारगेट तो ये फिरंगीज ही थे, क्रिश्चियंस ही थे। तो वो थोड़ा सा बात को घुमाते हुए कहते हैं कि अभी कुछ न्यूज़ नहीं है, अगर होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो तहसीलदार उसका रिप्लाई ऐसे करते कि यार तुम न्यूज़ ध्यान रखो जो भी है, क्योंकि इस बार तो हम ज़रूर कामयाब होंगे ही सही, क्योंकि इस बार हम जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं ना वो किसी अच्छे इंसान के हाथ में, मतलब हम एबल हैंड्स में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके पास भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एबल है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और समझदार है। तो बाद में पता चलता है कि वो मुस्लिम तहसीलदार जो होता है वो बिजनौर में जो रिबेल होता है उसका लीडर होता है। तो ये एक मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पर शेयर किया गया। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कैसे सिपॉइज जो है वो कम्युनिकेट कर रहे थे, किस तरीके से उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था। ठीक है, अब ये म्यूटिनी का जो पैटर्न था वो मतलब जो एविडेंसेस थे वो हमें बताते हैं कि थोड़ा प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन जो है वो था इनके बीच में। पर कैसे कैसे हमें क्या प्लान किसने बनाया, कौन थे, कैसे बना। तो देखिए एक इंसिडेंट जो हमें क्लूज देता है वो है कि कैसे मिटिनीज ऑर्गेनाइज की गई। कैप्टन हियर से थे अवध के मिलिट्री ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस, Captain Hearsay of the Awadh military police had been given protection by his Indian subordinates during the mutiny। तो कैप्टन हेयरसे थे तो वो ब्रिटिश, लेकिन उनको प्रोटेक्शन मिला था उनके इंडियन सबऑर्डिनेट, छोटे जो इंस्पेक्टर वगैरह जो भी पोस्ट के होते हैं वो इंडियंस थे जिन्होंने उसको सपोर्ट किया था। The 41st Native Infantry which was stationed in the same place insisted that since they had killed all their white officers, the military police should also kill Hearsay or deliver him as prisoner to the 41st। अब जो 41st नेटिव इन्फेंट्री थी वो तो कहती है कि भाई आप इंडियन हो, आप इनको प्रोटेक्शन दे रहे हो, हमने बाकी सारे वाइट ऑफिसर्स को जैसे मारा है, लूटा है, अटैक किया है, तो हमें ये कैप्टन हियरसे को भी मारना पड़ेगा, और अगर वो नहीं तो इनको एज अ प्रिजनर आपको 41st नेटिव इन्फेंट्री को देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो मिलिट्री पुलिस थी जो कैप्टन हियरसे की प्रोटेक्शन में लगी हुई थी वो थे इंडियंस, लेकिन उन्हें मना कर दिया कि नहीं, हम इनकी प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए हैं, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे और हम आपको ऐसे नहीं करने देंगे। और कहा कि इट वॉज डिसाइडेड दैट द मैटर वुड बी सेटल्ड बाय अ पंचायत composed of native officers drawn from each regiment। तो हर रेजिमेंट, ये 41st 48 हर रेजिमेंट से हम नेटिव ऑफिसर्स को लेंगे और एक पंचायत सेटअप करेंगे और वो इस चीज़ का डिसीजन लेंगे कि आगे क्या होगा। चार्ल्स बॉल जो थे उन्होंने लिखा कि जिन्होंने सबसे पहले हिस्ट्रीज लिखी अपराइजिंग की, अर्लीस्ट हिस्ट्री जिन्होंने अपराइजिंग के बारे में खूब लिखा सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं। अब वो क्या लिखते हैं, नोटेड दैट पंचायत पर अ नाइटली अकरेंस इन द कानपुर सिपॉय लाइन्स। मतलब कानपुर में जो सिपॉय लाइन्स होती थी ना उसमें पंचायत नाइटली चीज़ थी, हर रात लगती थी। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा एविडेंस मिलता है कि हर रात को वो लोग बैठते थे, डिस्कस करते थे और डिसाइड करते थे कि अब आगे हमें कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है। ओके, और given the fact that sepoys lived in lines and shared a common lifestyle, many of them came from the same caste, it is not difficult to imagine them sitting together to decide their own future। इस तरीके से सिपॉइज हर रात को पंचायत के उसमें मिलते थे एंड डिसाइड करते थे कि आगे रिबेलियन को कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ से हमें चार्ल्स बॉल से हमें ये पता चलता है और ये हमें एविडेंस मिलता है कि इस तरीके से वो लोग प्लानिंग करते थे एंड आगे हर चीज़ का कोऑर्डिनेट करते थे। तो मतलब थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर इस रिबेलियन में देखने को मिलता है।